अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और कोरोना के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ वर्दा शुजा और मेरा साथ दे रही है ट्रांसमिशन में मेरी साथी एंकर हुमा मलिक। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से अवेयरनेस के लिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ अपना किरदार अदा कर रहा है। मेरा घर मेरी जन्नत एक खुसूसी ट्रांसमिशन है जिसमें आपको घर बैठे तमाम तर मालूमात पहुँचाने की भरपूर कोशिश की जाती है कि आप अगर अपने घरों में पाकिस्तान भर में जहाँ पर भी मुकीम है आपको आपके डोर स्टेप पर आपके घर के अंदर जो है महफूज तरीके से तमाम तर मालूमात दे दी जाएं। हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का पहले दिन से यही विजन रहा कि हमें मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करना, कर्फ्यू नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी हालत और पाकिस्तान का जो कारोबारी तबका है वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और हमने देखा कि बहुत ज्यादा इसरार पर वज़ीर-ए-आज़म ने ये फैसला किया कि कारोबारी सरगर्मियों का मरहलावार आगाज कर दिया जाए, लेकिन जहां पर ये बॉल पाकिस्तानी अवाम की कोर्ट में आ गई वहां पर इसको बहुत बुरी तरीके से हुमा खेला गया। हमने देखा कि बहुत ज्यादा गैर संजीदगी का मुजाहिरा नजर आ रहा है। दुकानों में, बाजारों में इस तरीके से रश बढ़ चुका है। हम देख रहे हैं लोगों ने मास्क तो पहने हुए, ग्लव्स तो पहने हुए, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है उसको मलहूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा। और ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ईद उल फितर के बाद सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो किसी हद तक हम SOPs पर अमल दरामद इससे पहले तक देख रहे थे, लेकिन जहां पर अवाम गैर संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं, बाजारों में रश लगा रहे हैं, सड़कों पर रश बढ़ चुका है, और जो आपको हिदायत दी जा रही है अगर आप उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो न सिर्फ आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने इर्द गिर्द अपनी कम्युनिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बिल्कुल, और मुल्क के लिए भी ओवरऑल बता ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि मईशत के पहिए को रवा दवा रखने के लिए हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है। अगर आप ही आवाम और कारोबारी तबका जो है वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे तो ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा कि आपके घर भी चल सकें और मुल्क भी चल सके। तो खुदारा इस किस्म की गैर संजीदगी का मुजाहरा ना करें। बल्कि हमने देखा कि ताजिर बरादरी के बहुत सारे मुज़ाकरात भी हुए थे हुकूमत के साथ, जिसके बाद ये फैसला किया गया लॉकडाउन को नरम करने का, लेकिन अब वही गैर संजीदगी का मुजाहरा करें। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ईद का समय है। यानी कल असद उमर साहब ने भी कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं नरम लॉकडाउन की बात नहीं की, हमने कोरोना खत्म होने का ऐलान कर दिया खुदा न खास्ता। तो खतरा अभी टला नहीं है जनाब। ये आप लोगों के चूल्हे को चलाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है, तो आप इसमें हुकूमत का साथ दें। और एक तरह से हम हालत जंग में हुमा अगर हम बात करें तो जिस तरह जंग में आपके सामने दुश्मन होता है, इसमें फर्क ये है कि आपका दुश्मन जो है वो सामने नहीं है, और जब तक आप दुश्मन को देख पाते हैं तब तक ये दुश्मन जो है वो आपकी सांसें जो है मुकम्मल तौर पर खींच चुका होता है। अपनी ट्रांसमिशन में नाज़रीन हमारी कोशिश होती है कि माहिरीन को शामिल करें जो कि किसी भी तरह जो है आपके लिए गाइडलाइंस फराहम कर सकें, आपकी मालूमात में इजाफा कर सकें। और ये तमाम तरह सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त जो है हमारी कोशिश होती है कि हम अपने एक्सपर्ट्स को अपनी ट्रांसमिशन में रोजाना की बुनियाद पर शामिल कर रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी है डॉक्टर बुशरा जमील साहिबा, प्रोफेसर हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज खान हॉस्पिटल कराची से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया है PTV न्यूज को वक्त देने के लिए। मौजूदा सिनेरियो हमारे सामने है, कोरोना वायरस तो मौजूद है लेकिन अवाम ने संजीदगी से उसको लेना छोड़ दिया है, SOPs पर अमल दरामद छोड़ दिया है। आप इन्फेक्शियस डिजीजेज की माहिर भी हैं, बताइएगा कि इस सूरत हाल में क्या आप फोर्सी कर रही हैं, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, समहाउ हमारे अवाम के साथ एक मसला ये है कि वो मैसेजेस को समझ नहीं पा रहे। बात ये नहीं है कि ये पैगाम उन तक नहीं पहुंचाया जा रहा, क्योंकि रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन तीनों जो जरा ब्लॉगों के जरिए इन तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कोरोना की वबा कोई वबा नहीं है, और बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद जरूरत ही नहीं है हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल करने की। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये चीज है कि वो क्या वजह है कि लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे, ये जाने और अपनी जो स्ट्रेटजी है वो टारगेट करें, इस तरीके से मैसेज दें कि आम आवाम को समझ में आ जाए कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना क्यों जरूरी है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, अब बताइएगा कि आप चूंकि माहिर मुतादी अमराज हैं, अब तक के पेशेंट्स में क्या चीज आपको कॉमन दिखाई दी है? यानी कि ये वायरस बेसिकली कहाँ अटैक करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे तो हम सबको मालूम है कि अटैक करता है, इसके अलावा कोई और भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं क्या? देखिए, वायरस जो है बाज दफा लूज मोशंस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, या जायके की सलाहियत या सूंघने की सलाहियत खत्म हो जाए, इस तरीके से भी प्रेजेंट करता है। लेकिन 25 से 75% लोगों में कोई अलामात जाहिर नहीं होती। और ये बात थोड़ी सी खतरनाक इसलिए है कि इंडिविजुअल पेशेंट को तो नुकसान नहीं होता उससे, लेकिन ऐसे मरीज जिनको कोई अलामात नहीं होती वो मर्ज को फैलाने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि
دوسرے لوگ ان سے گلتے ملتے ہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اور ایسے میں اگر حفاظتی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان میں انفیکشن پھیلتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اسی صورتحال میں آپ نے خود بھی فرمایا جیسے کہ علامات ہی موجود نہیں ہوتی، اور مختلف ملکوں میں جو ہے بڑا مختلف طریقے سے یہ پلے کر رہا ہے وائرس۔ کینیڈا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لال رنگ کے دھبے یا دانوں کی صورت میں یہ ابھر رہا ہے، کہیں ریسپائریٹری سسٹم میں کو افیکٹ کر رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگوں میں تو علامات بھی نہیں ہوتی جو کہ کیریئر ہوتے ہیں اور وہ لے کر اس وائرس کو اپنے ساتھ کیری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معمولات کسی حد تک بحال بھی ہو گئے ہیں، نوکریوں پر یا کام پر جانا ہے، تو کس طریقے سے آپ خیال رکھ سکتے ہیں؟ 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، ہر ایک شہری کا تو ٹیسٹ ممکن بھی نہیں ہے۔ دیکھیں زیادہ تر ملکوں میں علامات ایک سی ہی ہیں، اور جو چیز کامن نظر آ رہی ہے نا جو تمام ملکوں میں دیکھی گئی ہے وہ یہ کہ عمر زیادہ ہونا اور ساتھ میں ایسے امراض کا ہونا جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر، دل کے امراض یا پھیپھڑے کے امراض، یا وزن کا بہت زیادہ بڑھا ہوا ہونا، اوبیسٹی جس کو کہتے ہیں، ایسے لوگوں میں بہت شدید طریقے سے مرض سامنے آتا ہے، اور اموات کی بھی شرح انہی لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مرض جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے، آہستہ آہستہ چلتا رہے گا کمیونٹیز میں، اور اس سے بچاؤ کی تدابیر کو بہت کنسسٹنٹلی اور بہت ایمانداری سے اختیار کرنے سے ہی اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اس میں پھر رسپانسبلٹی آتی ہے کہ کسی ایک گروپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف ڈاکٹرز کی ہو کہ وہ ٹھیک سے مینج کر لیں، یا صرف حکومت کی ہو کہ وہ نئے لاز بنا دیں یا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر لیں۔ یہاں بہت اہم ذمہ داری عوام کی خود ہے، جنہوں نے خود محنت کر کے اس وبا سے بچنا ہے۔ اس میں یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ مردوں میں شرح اموات زیادہ ہیں، اور عموماً مرد جو ہے سول بریڈ ارنرز ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پیغام میں تمام مرد حضرات کو دینا چاہوں گی کہ تھوڑی سی پریکاشن نہ کرنے سے آپ ایکچولی اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور اگر آپ کو کچھ ہوا تو آپ کا پورا خاندان جو ہے اس سے متاثر ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے دیکھا کہ پی ایم اے نے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے جو ہے وہ اس لاک ڈاؤن کو کھولنے سے، اس میں نرمی لانے سے اختلاف ظاہر کیا ہے کہ او پی ڈیز کھولی جائیں گی تو ہم پر پہلے ہی اس قدر پریشر ہے کہ ہم اس کو ڈیل نہیں کر پائیں گے، اس سے نہیں نمٹ پائیں گے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے او پی ڈیز تو کھولنی پڑیں گی کیونکہ دوسرے امراض کے مریض بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں اور ان کی کمپلیکیشن سے اموات بھی واقع ہو رہی ہیں، تو ہاسپٹلز اور او پی ڈیز کو آپ بند نہیں رکھ سکتے، یہ ڈس سروس ہوگی۔ ہسپتالوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ہر قسم کے مریض کو دیکھا جائے، ان کا علاج کیا جائے۔ یہاں پہ جو چیز کرنے کی ہے وہ تو ایک ہے کہ ٹریننگ کی جائے نرسنگ سٹاف کی اور ڈاکٹرز کی کہ کووڈ سے بچاؤ کی کیا ہے حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے، اور پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ موجود ہونا چاہیے کہ صحیح پی پی ای پہن کے صحیح سروس کو ری آرگنائزیشن کر کے اور یہ سروسز کو بتدریج نارملٹی کی طرف لایا جائے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جس ہاسپٹل سے آپ منسلک ہیں وہاں پر یہ پی پی ای کا جو سامان ہے وہ موجود ہے؟ وینٹیلیٹرز کی کوئی مقدار آپ اگر شیئر کر پائیں، تعداد؟ نہیں، وینٹیلیٹرز تو کافی ہیں ہمارے پاس آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں، بلکہ جتنے ہاسپٹل کووڈ کے مریض دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنے وینٹیلیٹرز سے کووڈ کے مریضوں کے لیے وقف نہیں کیے ہوئے، انہوں نے کچھ پرسنٹیج ان وینٹیلیٹرز کی کووڈ کے پیشنٹس کے لیے وقف کی ہے اور کچھ ریگولر پیشنٹس کے لیے کی ہے، کیونکہ کووڈ کے علاوہ بھی اور امراض ہیں جس کی وجہ سے مریض وینٹیلیٹرز پہ چلے جاتے ہیں۔ جہاں تک پی پی ای کا تعلق ہے، پی پی ای اویلیبل ہے یہاں بھی اور دوسرے ہاسپٹلز میں بھی، اور بہت سارے ایجنسیز اور این جی اوز اور ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں پی پی ای۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے الارمنگ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے، صورتحال بگڑ جائے گی۔ اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کی کیپیسٹی کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا ہم اس تمام تر صورتحال کو کوپ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اسپتالوں میں کیونکہ جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ دیگر امراض کے مریض بھی موجود ہوتے ہیں اور آپ مکمل وینٹیلیٹرز کو صرف کورونا یا کووڈ پیشنٹس کے لیے مختص نہیں کر سکتے، تو کیا ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کی کیپیسٹی کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے بلڈنگز ہیں، بیڈز ہیں، سٹاف ہے، جو چیز مسنگ ہے وہ ٹریننگ ہے، تو ایک بیسک سی ٹریننگ ڈاکٹرز اور نرسز اور ہیلتھ کیئر ورکرز کو دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی یہ جو ٹینٹیٹیونیس ہے، گھبراہٹ ہے کہ ہم کووڈ کے مریض کو کیسے ہینڈل کریں گے، اسے دور کیا جا سکے، اور یہ چیز کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ایجوکیشن ہے۔ تو ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ اور ان کو تیار کریں، کیونکہ مریضوں کا جب نمبر بڑھے گا تو کوئی ہسپتال ریفیوز نہیں کر سکے گا کہ ہم کووڈ کا مریض نہیں لیتے۔ لیا جا رہا ہے اس حوالے سے ڈبلیو ایچ او نے بھی کہا ہے کہ وہ
काफी ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को जो है वो ऑनलाइन ट्रेन करेंगे, तो पाकिस्तान में बड़े अस्पतालों से ताल्लुक जैसे आपका भी अपना ताल्लुक है, तो क्या आप लोग कर रहे हैं इस हवाले से? क्या कोई ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया जा रहा है? जी, ट्रेनिंग के काफी सारे सिलसिले जारी हैं। एक तो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने सिंध गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट किया, फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी, वो इंटेंसिव केयर ट्रेनिंग की है। दूसरा, मैं प्रेसिडेंट हूँ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की, और हमारी सोसाइटी जो है रेगुलर बेसिस पे हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन कर रही है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस में, कि पीपीई कौन सा चूज करना है, कैसे पहनना है, कैसे उतारना है, किन चीजों के लिए लुकआउट पे रहना है, सफाई कैसे करनी है, वेस्ट डिस्पोजल कैसे करना है। इसके अलावा और भी बहुत से ग्रुप्स हैं जो कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अस्पताल को अगर किसी किस्म की रुकावट का सामना इन मरीजों को डील करने में, तो आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के तवज्जुह से पहुंचा सकती हैं अपनी तजावीज़ भी और अपनी परेशानियां भी। ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुशरा जमील साहिबा, प्रोफेसर हैं आप, इन्फेक्शियस डिजीजेज, आगा खान हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है। आपने पीटीवी न्यूज को अपनी कीमती राय से जो है नवाजा है। लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है कि वो घर बैठे तमाम तर मालूमात हासिल कर सकें। और हुमा, जहां पर हम बात करते हैं लोगों की गैर संजीदगी की, तो ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमती सतह पर या मीडिया के वजह से उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, क्योंकि तमाम मीडिया हाउसेज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज मुकम्मल तौर पर ये जिम्मेदारी निभा रहा है। और हम कब से ये ट्रांसमिशन का सिलसिला भी इसीलिए जारी रखे हुए हैं ताकि हमारे जो नाजरीन हैं जिन तक और अगर कोई मालूमात पहुंचने का जरिया नहीं है, लेकिन टीवी जो है और पीटीवी न्यूज बिलखुसूस अगर हम बात करें तो ये घर घर पहुंचाया जाता है। और पीटीवी न्यूज की खिदमात में जो है एक और भी शामिल हो गई है, वो टेली स्कूल का कयाम है। और हम देख रहे हैं कि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे और खुदा जाने कि कब स्कूल जो है वो बाकायदा तौर पर वहां पर तदरीसी अमल का आगाज हो, तो वो भी घर बैठे जो है तालीम हासिल कर सकते हैं, अपने अमल को जारी रख सकते हैं। बल्कि वो बच्चे भी वर्दा जो पहले तालीम हासिल नहीं कर पाते थे, उनके इतने अखराजात, इतने वसाइल नहीं उठा पाते थे, वो उनको भी मैंने एक परसों देखा सोशल मीडिया पे एक वीडियो, जिसमें वो बेचारा हथरेडी वाला इंसान था और उसके बच्चे जो हैं वो बड़े शौक से बस्ता लेकर टेली स्कूल के सामने बैठते हैं और वो बाकायदा तालीम हासिल कर रहे हैं। इवन उमर, तालीम बालगा को बड़ा फरोग मिल रहा है इससे कि आप अगर तालीम हासिल करने का शौक होना चाहिए तो आप जरिया ढूंढ लेते हैं, और पीटीवी न्यूज ये जरिया आप तक पहुंचा रहा है। नाज़रीन, मैं आपसे ताजा तरीन नंबर शेयर कर लूं कोरोना पेशेंट्स के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना के मुतासर अफराद की तादाद जो है वो 33,336 हो चुकी है। 8,812 मुतासर अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी हुए, ये पॉजिटिव भी हम आपको खबर बता रहे हैं। लेकिन 737 अफराद ऐसे हैं जो लुकमाए अजल बन चुके हैं इस वायरस के हाथों, जहां पर थोड़ी सी नेग्लिजेंस होगी। हो सकता है वो खुद एक्सपोज ना होना चाह रहे हो, लेकिन उनसे मुंसलिक कोई इंसान जो है वो इस गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा हो और ये वायरस जो है उनके घर तक जो है पहुंच गया हो। तो ये हम सबको एहतियात करना होगी। अगर हम अपने प्यारों से प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी हमारे लिए कीमती है, तो हम सबको इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल वर्दा, हमने देखा कि ये डेथ टोल जो है ये दिन ब दिन बढ़ता दिखाई दे रहा है। यानी एक एक दिन में 20-20, 30-30 अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बन रहे हैं। हमने बाहर ममालिक में भी देखा जिन्होंने संजीदगी से नहीं लिया इस वबा को, वो अब उनको सेकेंड वेव का सामना है। आपने देखा होगा अब तो वुहान में 6 नए केसेस भी निकल आए हैं। बिल्कुल, और वुहान में मुकम्मल तौर पर हर एक के लिए टेस्टिंग का जो अमल है वो भी शुरू किया जा रहा है, ताकि वहां पर मौजूद हर शख्स को जो है उस टेस्ट के अमल से गुजारा जाए और जांचा जाए कि क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आगाज ही से ये कंसर्न था वज़ीर आज़म का भी, और लोगों से भी बार बार अपील की जा रही थी कि आप एहतियात का दामन न छोड़ें, क्योंकि अगर सूरत हाल खराब होगी तो हम मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है वो इसकी मुतामिल नहीं हो सकती है। बैरूनी कर्जे भी हैं जिसके लिए वज़ीर आज़म ने बारहा ये कहा कि गैर मुल्की जो इमदाद है, जो बड़े ममालिक हैं, G20 भी और दीगर ममालिक भी, उनको चाहिए कि छोटे मुल्कों के कर्जे माफ कर दें। लेकिन अभी तक ऐसी नवीद तो नहीं हमने सुनी, लेकिन ये जरूर सुना है कि कर्जों में रिलैक्सेशन का अमल जो है वो जरूर किया जा रहा है और कुछ मुद्दत तक आपकी कर्जे जो है अदा कर सकते हैं। ये सूरत हाल है। लेकिन हमें देखना नाज़रीन ये होगा कि अपने हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी को हमें जांचना होगा, क्योंकि ये एक इमरजेंसी की सूरत हाल है। इससे पहले हम देखते थे कि कहीं कभी भी कोई हंगामी सूरत हाल हुई है, ज़लज़ला आया है, सैलाब आया है, तो और बहुत से ममालिक जो हैं आपकी मदद के लिए आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस पेंडेमिक की सूरत हाल ये है कि हर मुल्क अपने अपने तौर पर नुबुर्द आजमा है इस सूरत हाल से निमटने के लिए। कोई नहीं जानता ये वायरस कब तक यहाँ पर
पर मौजूद रहेगा और कब तक इसको मुकम्मल खत्म किया जा सकेगा। तो इसलिए जो है हर मुल्क जो है अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें भी देखना होगा कि हम अपने तमाम जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनके साथ रहते हुए किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम की जहां पर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम जो माजी में हम बात करते थे उससे बहुत बढ़कर, बहुत ज्यादा आगे बढ़कर जो है काम कर रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि फिर अवाम ही की संजीदगी की बात करनी पड़ेगी कि अगर हम घरों में मौजूद रहेंगे, बिला जरूरत घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये वायरस आपके घर के अंदर नहीं आएगा। बिल्कुल, आपने बात की कि बड़े चैलेंजेस का सामना है मुल्क को, तो हमने देखा वरना सिर्फ गरीब तबके की मुश्किलात का सामना नहीं है मुल्क को, बल्कि बहुत सारे और भी मसाइल हैं, जैसे कि कर्जों के मसाइल हो गए या वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर से बेरोजगार होकर वापस आ रहे हैं उनके लिए भी हल तलाश करना हुकूमत से वक्त की अब जिम्मेदारी बन चुका है। तो आपको अगर ये मौका दिया गया है लॉकडाउन में नरमी का, तो इसमें गैर संजीदगी का मुजाहरा बिल्कुल ना करें, ताकि ये ना हो कि हुकूमत को वापस सख्त लॉकडाउन की जानिब जाना पड़े, ये ना हो कि बाकायदा कर्फ्यू लगाना पड़े। क्योंकि पहले भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बार बार मुतनब्बे किया कि अगर आप नहीं संजीदगी का मुजाहरा करेंगे तो हमें मजबूरन जाना पड़ेगा, बशर्ते कि उनको बहुत एहसास है गरीब तबके का। लेकिन ये सब अब आपके और कारोबारी बरादर्स के हाथ में है कि वो अपने खरीदार जो हजरात हैं उनको भी इस पर पाबंद करें कि वो एहतियाती तदाबीर पर खास तौर पर अमल करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी रखें और समाजी दूरी इख्तियार करें। इस वक्त हमें रिलीजियस स्कॉलर साहबजादा कमरुल शकूर साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया साहबजादा साहब, आपने पीटीवी न्यूज को वक्त दिया है। हम देख रहे हैं कि अभी जो सूरत हाल है रमजान मुबारक की, मसाजिद के लिए तो SOPs जारी कर दिए गए, मसाजिद में रश ना लगाने की हिदायत भी जारी की गई, लेकिन हमने देखा कि अवाम जो है इसको अब उस तरह संजीदगी से नहीं ले रहे। आगे ईद का मौका भी आ रहा है, क्या आप कहेंगे क्या सूरत हाल होनी चाहिए? वहां पर ईद के इज्तिमात भी होने हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ खातिर रखा जाए और साथ ही मजहबी अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी की जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम के दीनी और मजहबी जज्बात का लिहाज करते हुए उनको इस बात की इजाज़त दी है कि मसाजिद में वो अपनी इबादत को बजा लाएं, इसी तरह ये मसाजिद इंतज़ामिया का भी और नमाजी हजरात का भी ये अव्वलीन फ़र्ज बनता है कि वो पूरी तवज्जो के साथ हुकूमती SOPs पर अमल करें और जो सोशल डिस्टेंस के हवाला से और दूसरा सफाई वगैरह के हवाले से सैनिटाइज़र का इस्तेमाल या हाथों को बार बार धोना, जो जो हिदायत दी जा रही हैं उन हिदायत पर सख्ती के साथ अमल करें, ताकि इस आलमी वबा की तमाम एहतियात को बुरुएकार लाते हुए हम परवरदिगार आलम से दुआ कर सकें कि मालिक हमें इस मुसीबत से, इस वबा से शिफा अता फरमाए और हमें महफूज फरमाए। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब चूंकि यौम अली की आमद है तो जलसे जुलूस का भी एहतमाम किया जाएगा, कुछ इस हवाले से बताइएगा कि किस तरह से समाजी दूरी को बरकरार रखा जा सकेगा? ये जो हज़रात मुंतज़मीन हैं, इजाज़त जिन्होंने ली है या जिनके नाम पर उनके इजाज़त नामे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इतने बड़े जो एक त्यौहार है या इतनी बड़ी जो मजालिस का दिन है उस पर हुकूमत ने बैन नहीं किया बल्कि हुकूमत ने इजाज़त दी है। तो जैसे हुकूमत ने लोगों को इस हवाला से उनकी कदर की है, उनके ख्यालात की, अकीदत की, इसी तरह हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपनी हुकूमत के दस्तबाजू बने और हुकूमत की दी गई तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको बुरुएकार लाएं, ताकि इस वबा के मजीद फैलने से और इससे दीगर अफराद के मुतासर होने से हम अपने आप को बचा सकें। हर फर्द की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी फैमिली का एक हिस्सा है, जब वो बाहर से इस बीमारी को, इस जरासीम को कैरी करके लेकर जाएगा तो उसके नतीजे में उसका पूरा खानदान मुतासर हो सकता है। पुराना और सदियों से एक ज़रबुल मिसल मशहूर है कि परहेज इलाज से बेहतर है। तो हमें ये चाहिए कि हम उन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, परहेज करें, जिसकी मुसलसल जब से ये वबा शुरू हुई है तो हमारा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो मुसलसल इसके बारे में आगे ही दे रहा है। अब जिम्मेदारी आगे सुनने और समझने वालों की है कि वो इसको फॉलो करें और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत जो है वो मुहैया करें।
अच्छा साहब थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिएगा, अभी चंद रोज कबल ही वजीर आजम ने इस पर अपनी तशवीश का भी इजहार किया कि जिस तरीके से जो कोरोना से मुतासर हो रहे हैं लोग, उनके साथ गैर मुनासिब सलूक रवा रखा जा रहा है, उनसे नफरत की जा रही है या उनकी तज़हीक की जा रही है, या ये कहा जा रहा है कि अच्छा फलां तो गुनाहगार होगा तो इसलिए वो इसका शिकार हो गया। मजहबी तौर पर इस्लाम के नुक्ता नजर से अगर देखकर बात करें तो गाइड कीजिएगा कि क्या ये सलूक मुनासिब है और दीन इस्लाम में इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों पहलुओं से हमारी तरबियत का और हमारी जो जिम्मेदारी है उसका फुकदान है कि पहले तो हम अपनी हिफाजत की तरफ आते नहीं, अपने आप को महफूज करने के लिए उन तदाबीर को इख्तियार नहीं करते, और अगर खुदा न खास्ता किसी को तकलीफ हो जाती है तो हम ये समझते हैं कि जैसे ये कोई अल्लाह का नापसंदीदा था और हम शायद अल्लाह के पसंदीदा हैं जो हम अभी तक बचे हुए हैं। जितने लोग इस बीमारी के, वो लोग वज़ीर आज़म भी अपनी एक तकरीर में कह चुके हैं कि इस बीमारी का ज्यादातर वो लोग शिकार हुए हैं जो ये कहते थे कि हमें कोरोना हो ही नहीं सकता। तो ये लापरवाही जो है इसकी तो हमारा दीन किसी जगह पे भी इजाजत नहीं देता। जितने दीन हमारे जिंदगी के जो असूल हैं, जिंदगी अच्छी गुजारने के जो असूल हैं, मसलन जैसे अब हाथ धोने की बार बार बात डॉक्टर साहबान कर रहे हैं, तो हाथ धोने की हमारे प्यारे दीन में कितनी आला तालीम है कि खाना खाने से पहले भी हाथ धो, खाना खाने के बाद भी हाथ धो। पाकीज़गी को अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकीज़गी को निस्फ ईमान करार दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिम्मेदारी हम नहीं निभा रहे, ये हम अपनी दीनी तालीमात पर भी अमल नहीं कर रहे और हम अपनी हुकूमत के साथ अदम तावन करके इस आलमी वबा की अफजाइश में जो है वो उसका हिस्सा बन रहे हैं, सिर्फ अपनी कम इल्मी और जहालत की बिना पर। जिन लोगों को ये तकलीफ हो जाती है, एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों के साथ मेल जोल रखना, फासले तक से मिलना या उनकी खैरियत दरियाफ्त करना, ये बहुत हमारा दीनी फरीजा बनता है। मैं देख रहा था कि आलमी अदारा सेहत ने ये भी इजाज़त दे दी है, लेटेस्ट अभी जो इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है, कि जो लोग इस आलमी वबा से जिनका इंतकाल होता है उनमें कोई जिस ऐसा उनकी नमाज जनाजा और उनकी जो भी है वो शायर जो हैं उनके उस आखिरी रसूमात जो हैं उनकी अदायगी में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि ये जरासीम बॉडी के बाहर नहीं होते जो काम करने वालों को, नहलाने वालों को या नमाज जनाजा पढ़ने वालों को लग जाएंगे। ये सिर्फ जिस्म के अंदर जरासीम होते हैं। तो ये सारी हिदायत तो हमारे सामने हैं, हम सिर्फ अपने आप को बचाएं, जिस तरह छींकने के हवाले से, खांसने के हवाले से, क्योंकि ये तो बहुत, जब ये शुरू हुआ मर्ज उसी वक्त ही बताया गया था कि ये हवा में तैर नहीं सकता, हवा में उड़ नहीं सकता, बल्कि ये कैरी होता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इसको उठाता है, इसीलिए हाथ मिलाने से भी मना किया गया। आम हालात में जब हम इस मर्ज से निकलेंगे, इस वबा से निकलेंगे, तो हम मुसाफा करना हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मुसाफा भी करेंगे, हम गले भी मिलेंगे कि हमारी मोहब्बतों का इजहार इस तरह से होता है। लेकिन जब तक हम इस वबा में हैं उस वक्त तक हमें अपने आप को उन तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना हमारा दीनी भी, कौमी भी, मिली फरीजा है और हमें इसकी पासदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, वबा के दिन भी गुजर जाएंगे लेकिन फिलहाल हमें एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। शुक्र साहब, मजहबी तबके का किरदार बड़ा अहम है ऐसी सूरत हाल में, जब वबा के दिन है और आपके भी यकीनन फॉलोवर्स बहुत होंगे, पैरोकार बहुत होंगे। आपने अब तक क्या इक़दाबात किए अपने हल्का अहबाब में, अपने इर्द गिर्द लोगों को किस तरह से तरगीब दी है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें? हमारी अपनी जो जामे मस्जिद है जिसमें मैं जुम्मतुल मुबारक का खुतबा देता हूँ, हमारे वहाँ पूरी पाबंदी की जाती है। मस्जिद में बाकायदा सोशल डिस्टेंस के हवाले से निशानात लगाए गए हैं और उसी के मुताबिक लोगों को खड़ा किया जाता है, उसी के मुताबिक लोगों की नमाज की अदायगी जो है वो उनको करवाई जाती है। और हमारी हर 2-3 दिन के बाद, हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा हमारी ये जो मस्जिद की तरावी की तस्वीर और जुम्मतुल मुबारक की तस्वीर बाकायदा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है उनको बाकायदा स्पेशल ब्रांच को और इधर उधर उसकी तस्वीरें जो है वो जहाँ जहाँ जिन इदारों की डिमांड होती है हम उन्हें भिजवाते हैं, ताकि पता चले कि यहाँ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ ये काम किया जा रहा है।
अच्छा साहब साहब, आखिर में ये जरूर फरमाइएगा, रमजान मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो बिल्कुल शुरू होने को है और इन दिनों में, इन अयाम में हम देखते हैं कि इत्तिकाफ में भी बैठा जाता है और बहुत बड़ी तादाद में लोग इत्तिकाफ में बैठते हैं। इससे पहले तो मर्द हजरात जो हैं वो मसाजिद में बैठा करते थे। इस दफा क्या करना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि मसाजिद में ये एहतमाम होना चाहिए या मर्द हजरात घरों में भी इत्तिकाफ बैठ सकते हैं, और अगर बैठ सकते हैं तो किस तरीके से, थोड़ा सा बता दीजिएगा इस हवाले से। पहली बात तो ये है कि फ़िक़ही और शरई एतबार से ये एतकाफ सुन्नत किफ़ाया है, यानी पूरी बस्ती में से कोई एक शख्स भी अगर कर लेता है तो सब की तरफ से अदा हो जाता है। अगर तो मस्जिद के अंदर इसमें एक आदमी फर्ज करें अगर बैठता है या दो आदमी फासले को मलहूज़ खातर रखते हुए सोशल डिस्टेंस के, तो वो तो हो सकता है, वगरना अगर घर में माहौल है तो घर में भी किया जा सकता है। और तीसरी बात ये है कि अगर इसको हमें इस मजबूरी की वजह से मुअख्खर भी करना पड़ता है तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, आइंदा भी किया जा सकता है। तीनों सूरतें जो है वो इसकी हैं। मस्जिद में अगर करना हो तो फासला रखते हुए एहतियाती तदाबीर के साथ किया जाए, इस्तेमाल साफ महलूल का, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है उसका ख्याल रखा जाए। उसके बाद घर में अगर जगह है, चूंकि बाज़ जगहों पर घर बहुत छोटे हैं जहाँ इतनी जगह नहीं होती, अगर जगह है घर में तो उसकी ज्यादा अहमियत है, उसके आदाब, उसके तरीके। मकसद तो इत्तिकाफ का ये होता है ना, ये मैं एक बहुत अहम जुमला अर्ज करना चाहूँगा अपने नाज़रीन के लिए कि इस्लाम में रहबानियत का तस्वुर नहीं है, बल्कि ये जो इत्तिकाफ है ये एक तरह से चंद दिन की खिलवत, दुनिया से अलग होकर अपने मालिक से लौ लगा लेना। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी उम्र मुबारक में जो पहले 10 दिन का इत्तिकाफ फरमाते थे और आखिरी जो रमजान है हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक का 10 हिजरी का, उसमें आका अलैहिस्सलाम ने 2 अशरों का इत्तिकाफ किया। गोया अपनी आपको दुनिया की लज्जतों से और जो खिलवत इख्तियार करके अपने मालिक के साथ अपने ताल्लुक बंदगी को मजबूत करना, ये इत्तिकाफ का बुनियादी कॉन्सेप्ट है। बहुत बुनियादी नुक्ता आपने फरमा दिया साहबजादा कमरुल शकूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अच्छे से आपने गाइड किया। और नाज़रीन, जहाँ पर ये बात की जाती है कि हमें अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी करनी है, हमें हाथ मिलाना जो है वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, गले लगना है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जहाँ पर भी आप एहतियात करें, मजहबी स्कॉलर्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप बाकी बचेंगे, आपकी सेहत सही रहेगी तो बाकी मामलात भी चलते रहेंगे। इत्तिकाफ का अमल भी उन्होंने फरमा दिया कि इंशाल्लाह आप बाद में भी इत्तिकाफ बैठ सकते हैं अगर आप SOP पर अभी अमल दरामद करना मुमकिन नहीं है। तो ये तमाम तर चीजें हैं। और हुमा, जब बात हम करते हैं अल्लाह ताला पर तवक्कल की, तो हमारे पास ये हिदायत हमें मिलती हैं कि आप अपने ऊंट को पहले बांधें और उसके बाद उसको अल्लाह के हवाले कर दें। ये नहीं कि आप उसको जंगलों में खुला छोड़ दें और उसके बाद आप कहें कि नहीं अब अल्लाह ही जो है इस समांतर मामले को देकर दे। यकीनन अल्लाह ताला के ही हाथ में हमारी जान है और कब तक है, लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए। हम वापस नाज़रीन बात करेंगे मीडिया के किरदार के हवाले से। PTV न्यूज़ के भी हम बात कर रहे थे खिदमत के हवाले से कि हमने टेली स्कूल का आगाज किया और वजारत तालीम के साथ कोलैबोरेशन में यकीनन आम आदमी की सहूलत के लिए, आम बच्चों की सहूलत के लिए जो अपने स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूल में हुआ, हमने देखा कि बड़ी बड़ी फीसों के एवज जो है ये ऑनलाइन तालीम दी जा रही है, लेकिन PTV न्यूज़ जो है वो बिल्कुल आपको आपके डोर स्टेप पे और किसी भी चार्जेस के बगैर आपको ये सहूलत दे रहा है, तो इससे जरूर फायदा उठाइए। इसके अलावा मीडिया के ओवरऑल किरदार पे भी हम जरूर बात करना चाहेंगे कि इस किरदार को हम कैसे देख रहे हैं, क्या उतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया जितनी करनी चाहिए थी, क्या इसमें मजीद कुछ गुंजाइश मौजूद थी? आप क्या कहती हैं इससे? बिल्कुल, टेली स्कूल का यकीनन जो है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे हमने देखा कि वो बच्चे भी पढ़ पा रहे हैं जो पहले कभी नहीं पढ़ पाते थे, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया आपको। लेकिन कुछ ऐसे वालिदैन भी हैं वज़ा जो अब तक शिकायत कर रहे हैं कि हम टेली स्कूल को फॉलो नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि ये बाकायदा आप अगर सुबह में उसको नहीं देख सकते तो ये यूट्यूब पर भी आपको अवेलेबल है और बाकायदा सब्जेक्ट वाइज आपको अवेलेबल है। क्लासेस का शेड्यूल दिया जाता है, क्लासेस का शेड्यूल भी है और सब्जेक्ट वाइज आपको सारे जो है वो हर क्लास वाइज जो है आपको वीडियोस जो है वो अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। खुदारा अपने बच्चों की पढ़ाई में जो है वो इस तरह की गफलत ना बरतें, क्योंकि हमारे आने वाले बच्चे ही आने वाली जो मुस्तकबिल है उस के मेहमान हैं। तो
बच्चों की पढ़ाई के लिए ही वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो घर बैठकर फारिग ना बैठें, इधर उधर की शरारतें ना करें, वालिदैन को भी तंग ना करें और उनकी पढ़ाई का सिलसिला भी जो है वो भी जारी। और हमारी रूटीन बनी रहती है बच्चे को, अगर आप सुबह उठाएंगे कि आपकी क्लास का टाइम हो गया है, बड़ा दिलचस्प जो है वो टीचिंग टेक्निक्स जो हैं वो भी इस्तेमाल की जा रही हैं। एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन की न्यूज की इस काविश को, टेलीस्कूल की इस काविश को? उनसे हम बात करेंगे। सईद रेहान हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रिफा यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया रेहान हसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। हम जहाँ पर कोरोना के हवाले से बात कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, वहाँ पर जो अभी तक के इकदाम है, हुकूमती इकदाम, उसमें एक ये बड़ा कदम शामिल है कि वो बच्चे जो स्कूलों को नहीं जा रहे, तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, उनको घर बैठे जो है तालीम पहुँचाई जा रही है, इल्म पहुँचाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के इस टेलीस्कूल को आप? जो इससे पहले इक़दाम हो रहे थे, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए डिस्टेंस लर्निंग का जो एहतमाम किया इदारा था, वो उसका दायरा कार ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज थे या कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज थे। ये बहुत बड़ा गैप था जो कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मौजूद था, और इसको जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में पूरा करने की कोशिश की गई है। अगरचे कि अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और बहुत सारे दुनिया के तजुर्बात से हमें फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, लेकिन ज़ाहिर है जिस वक्त ये फैसला हुआ, जिस तरीके से इसको बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, ये बहुत रिमार्केबल है। और जो टीम उसको कर रही है वो भी बहुत काबिल सताइश है कि उन्होंने उस कोरोना के और लॉकडाउन के माहौल के अंदर इन चीज़ों को गैदर किया, जिन लोगों ने इसके लिए कंटेंट डेवलप किया, जो डेवलप कंटेंट है उसको तैयार किया, तो ये बहुत अच्छा काम है। और कम से कम उन बच्चों को कि जो अपने स्कूल नहीं जा सकते थे, और पाकिस्तान में तो करोड़ों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल वैसे भी नहीं जाते थे, तो उन तक भी अब ये रसाई हो रही है, और ये बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत बड़ा गैप था कि जिसको पूरा किया गया है। ठीक है सईद रेहान हसन साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब चूंकि दुनिया जो है वो डिजिटलाइजेशन की जानिब बढ़ रही है और कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जहाँ पे बस्ते का तस्वुर अब खत्म हो चुका है, अभी तो फिलहाल इस टेली स्कूल को जो है वो कुछ महीनों के लिए मुतय्यन किया गया, आप क्या समझते हैं कि आगे भी इसको ऐसे ही चलते रहना चाहिए? जी, न सिर्फ इसको बल्कि इस तरह के और बहुत सारे इनिशिएटिव्स को साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर और मुख्तलिफ कोर्सेज के हिसाब से और मुख्तलिफ लेवल्स के हिसाब से ये डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर क्लास के अंदर जो है वो 7, कहीं 6, कहीं 8 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो ज़ाहिर है एक टीवी चैनल के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो सारी क्लासेस को, सारे कोर्सेज को एक जगह करे। उसके लिए मल्टीपल ऑफ चैनल्स बनेंगे, मल्टीपल ऑफ जो स्ट्रीम्स क्रिएट होंगी, और इस सारे काम को जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तौर पे हमको करना चाहिए। उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी आपको सपोर्ट कर सकती हैं, और बहुत सारे जो है वो प्राइवेट कमर्शियल इदारे भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, ये सब नेशनल कॉज कि जिसके लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। अच्छा सईद रेहान हसन साहब, हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर बहुत सा हमारे तर्ज़े ज़िंदगी जो है वो इससे अफेक्ट हुआ है, हमने वर्क एट होम करना शुरू कर दिया है, ऑनलाइन शॉपिंग को फरोग मिल गया है, ऑनलाइन तालीम का भी हमने देखा कि प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से एक सिलसिला शुरू किया गया और इसके वजह बड़ी भारी फीसें भी वसूल की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो अभी तक ऑनलाइन तालीम दी जा रही है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी हैं जिन्होंने ये अमल शुरू किया, लेकिन वो बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है। तो ओवरऑल कैसे देखा आपने इस सूरत हाल को कि किस तरह से एक्सपोज हुआ ये ऑनलाइन सिस्टम तालीम के हवाले से? अगर हम बिलखुसूस बात करें, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं जितनी यूनिवर्सिटीज़ में इस पर काम हो रहा है और HEC जो इस पर काम कर रही है उससे बहुत बाखबर भी हूँ और उनके साथ राब्ते में भी हूँ। हमने अपनी रिफा यूनिवर्सिटी में अपने फैकल्टी के अंदर और अपनी इंस्टीट्यूट के अंदर इस पर बहुत पहले से काम शुरू कर रखा था। तकरीबन हमने लास्ट जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस और इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग्स और उसके लिए डेवलपमेंट और उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने का और उसके लिए कंटेंट बनाने का काम शुरू किया हुआ था। और जब हमने
یہ لاک ڈاؤن شروع نہیں ہوا تھا، ہم نے اس سے پہلے ہی اپنے اسٹوڈنٹس کی اور اپنے جو اساتذہ کی اس کی ٹریننگز کرنا شروع کر دی تھی. لیکن پھر یہ لاک ڈاؤن ہوا تو جو یونیورسٹیز جو ہے اس لیے تیار نہیں تھے، ان کے لیے باہر یہ پرابلم تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو تعطیلات کا وہ کر دیا کہ ہم اس کو جو ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں تبدیل کر دیا اس لاک ڈاؤن کو. لیکن بہت ساری یونیورسٹیز نے بہت سارے کام کیے اور بہت تیزی کے ساتھ. اور یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جو اپنے اس وقت کالجز سے یونیورسٹیز میں آ گئی ہے، مطلب وہ بہت ٹیکنالوجی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور خود ہم سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو انہوں نے فوری طور پہ امپلیمنٹ کیا. اچھا، پھر HEC نے جو ہے اس کے اندر ایک رول ادا کیا کہ وہ انہوں نے کچھ گائیڈ لائنس دی اور مستقل جو ہے وہ اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اور جو شکایت آ رہی ہے طلبہ کی طرف سے، اور اسپیشلی ان طلبہ کی طرف سے کہ جو فاقہ میں رہتے ہیں یا AJK میں رہتے ہیں یا کچھ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں جہاں کمیونیکیشنز کے بہت اچھے ذرائع نہیں ہیں. باقی بیشتر شہروں کے اندر 3G اور 4G کنیکشن اویلیبل ہیں، بچوں نے ان کو استعمال کیا ہے اور بہت اچھا ہمیں فیڈ بیک ملا ہے. اور ہماری جو ہے وہ کچھ کلاسز جو ہیں وہ کے علاوہ باقی ساری جو یونیورسٹی کی کلاسز ہیں وہ بالکل ریگولر ہوتی رہی. تو یہ ضرور ہوا کہ کچھ بچوں کو جو ڈسٹینس لرننگ کے تجربہ نہیں تھا اور ان لوگوں نے اس تجربے کو فائدہ اٹھایا. لیکن یہ دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک لیکچر دیا اور اس کو جو ہے وہ اپنے طلبہ کے سامنے پیش کر دیا، بلکہ اٹس اے 2 وے کمیونیکیشن ہونا ضروری ہے. اس کو اسسمنٹ کا طریقہ ہونا چاہیے اور ہم اس کو گریجولی کر رہے ہیں. ابھی اسسمنٹ کی لیے پوری تمام یونیورسٹیز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں کوئی گائیڈ لائنز HEC نے بھی دی ہے اور کچھ گائیڈ لائنز جو ہے وہ HEC کی ND ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے بھی پرووائڈ کیے. اور پھر انٹرنیشنلی اور نیشنل سیمینارز ہو رہے ہیں، مستقل جو ہے وہ سیمینارز کیے جا رہے ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آن لائن جو ڈلیوری آف دا سبجیکٹس ہے اس کو کس طرح بہتر ریحان بنایا. حسن صاحب، یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ آپ نے بچوں کے لیے بھی کافی کام کیا، آپ کا کچھ کام ہم دیکھ بھی سک رہے ہیں اپنی اسکرین پر. یہ بتائیے گا کہ اس طریقہ تدریس کو جو آن لائن شروع کیا گیا ہے اور السٹریشنز کے ذریعے اور کارٹونز کے ذریعے، اور جو دوسرا اساتذہ کے ذریعے طریقہ تدریس ہے، ان دونوں میں کیسے آپ موازنہ کرتے ہیں اور کیا انڈرسٹینڈنگ کس میں زیادہ ہے بچوں کی؟ میں ایک تقریباً آج سے 15 سال پہلے ایک اسکول میں گیا امریکہ کے سیاٹل میں. تو وہاں میں گیا تو وہاں ایک کلاس ہو رہی تھی بچوں کی، اور بچوں کی کلاس جب ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ پینسل سے اور پین سے لکھ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کلاس ہے جس میں ون آف دا ٹول ہے کہ کس طریقے سے پینسل کو اور پین کو استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح ہمارے زمانے میں کبھی بچپن میں تختیاں اور اپنے سلیٹس پہ لکھایا جاتا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بس ایک ٹول ہے، کیونکہ سارا کورس جو ہے وہ آن لائن ہے، ساری تدریس آن لائن ہو رہی ہے، ساری اسسمنٹ آن لائن ہو رہی ہے. تو دنیا میں تو یہ کام بہت پہلے سے چل رہا تھا اور ہو رہا تھا اور مختلف جگہوں پہ کر رہا تھا. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم زیادہ اپنے والز اینڈ برکس کی یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولس کی طرف توجہ دیتے رہے. اس کی بنا پہ جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ ہمارا جی، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ یا میٹرک کے ایگزامز جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں اور جو ان کا پچھلا رزلٹ ہے اس کی بیس پر آگے ایڈمیشنز ہوں گے. انٹری ٹیسٹ کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں خصوصاً بڑی یونیورسٹیز کے لیے یا میڈیکل کے شعبے میں جانے کے لیے، اس کو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا اس فیصلے کا؟ دیکھیے، انٹری ٹیسٹ کی ایکچولی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو پتا ہے کہ جی مختلف یونیورسٹیز سے اور مختلف بورڈ سے لوگ نکل کے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کرائٹیریا تو موجود ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی انٹری ٹیسٹ لے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت آسانی سے میکینزم بن سکتے ہیں اور وہ آن لائن اویلیبل بھی ہیں. اگر یہ یونیورسٹیز چاہیں تو ان کو استعمال کر لیں، اور میرا خیال ہے کمرشل بھی اویلیبل ہے، نان کمرشل بھی اویلیبل ہے، اور اوپن سورس بھی یہ سافٹ ویئر اویلیبل ہے جن کے ذریعے آپ
वो लोगों को टेस्ट ले सकें। सैयद रेहान हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ऑनलाइन तालीम के हवाले से कुछ यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी हुमा काम भी कर रही थी, तो उनको इतनी मुश्किलात नहीं देखनी पड़ी, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ ने काम देर से शुरू किया, यकीन उनको सीखने में वक्त लगेगा, लेकिन पीटीवी न्यूज की काविशों को इन्होंने भी सराहा है और बड़ी अच्छी नजर से देखा जा रहा है। नाज़रीन, पीटीवी न्यूज पर ट्रांसमिशन का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। इस वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस, उसके बाद फिर वापस आएंगे हम अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत के साथ।